हे गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब तक हम लोगों ने बात करी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी आखिर क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं भाई इसके कितने टाइप होते हैं। तो टोटल यहाँ पे इसके 6 टाइप होते हैं। हम एक एक करके सब टाइप के बारे में जानेंगे। इनको क्रिएट कौन करता है, इनके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इनके दूसरे फीचर्स कौन से होते हैं, सब हम जानेंगे हर सोसाइटी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे जो पहला हमारा नंबर आता है उसका नाम है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसको बनाता कौन है, इसके क्रिएटर कौन होते हैं। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, इसके क्रिएटर होते हैं कंज्यूमर्स। कौन होता है सर इसके क्रिएटर? सर इसके क्रिएटर होते हैं कंज्यूमर्स, यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स जो अच्छे प्राइस पर गुड्स खरीदना चाहते हैं। अच्छे प्राइस का मतलब है कि वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गुड्स अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं। वो कंज्यूमर क्या करते हैं, इन सोसाइटीज को क्रिएट करते हैं ताकि उनको अच्छी क्वालिटी का गुड्स भी मिल जाए और उनकी सेविंग भी हो जाए। तो क्रिएटर कौन होते हैं इसके? कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर आता है सर इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सर पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है वो एलिमिनेटिंग मिडिल मैन। अब मैंने बोला आपको कम प्राइस पर गुड्स कैसे मिल सकता है। या तो आप डायरेक्ट होलसेलर से खरीदो या डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से खरीदो, तभी आपको कम प्राइस पे और अच्छा गुड मिल जाएगा। तो मिडिल मैन कौन कौन होंगे? अब देखो, जो वर्क होती है ना हमारी, जो मतलब पूरा प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर, उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। पहला आता है मैन्युफैक्चरर, वो देता है गुड्स होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, गुड्स बेचता है रिटेलर को, ठीक है। मान लो हमने अभी 3 ही लिया है, इसमें बहुत से और भी होते हैं, एजेंट वगैरह भी होते हैं, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम खाली 3 ही की बात करते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर खरीदता है गुड्स रिटेलर से, ठीक है। तो रिटेलर ने खरीदा गुड्स होलसेलर से, होलसेलर ने क्या करा, गुड्स खरीदा किससे? मैन्युफैक्चरर से। तो कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर से उसने खरीदा, मान लो 100 रुपए का गुड था, ठीक है। होलसेलर को वो मिल गया कितने का? 100 रुपए का मिल गया, ठीक है। इसमें जो था मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रॉफिट पहले जोड़ लिया था, यानी कि 80, मान लो 80 रुपए प्राइस था और 20 रुपए उसका प्रॉफिट मिला के टोटल हो गया 100 रुपए हो गए टोटल। उस गुड की प्राइस, कॉस्ट 80 रुपए प्लस 20 रुपए प्रॉफिट, तो टोटल प्राइस 100 रुपए। 100 रुपए मैन्युफैक्चरर से गुड्स उसने खरीदा होलसेलर ने। होलसेलर ने भी अपना इसमें 10 रुपए प्रॉफिट ऐड कर लिया, उसने बोला मैं 10 रुपए प्रॉफिट ऐड करूंगा, तो अब गुड हो गया 110 रुपए का, ठीक है। ये गुड उसने बेच दिया 110 रुपए में रिटेलर को। अब रिटेलर भाई कोई बेवकूफ तो बैठा नहीं हुआ, वो भी अपना प्रॉफिट कमाएगा, तो उसने क्या करा, अपना 10 रुपए और जोड़ लिया उसमें, तो वो हो गया 120 का। अब उसने 120 रुपए में कंज्यूमर को गुड्स जाके बेच दिया। समझ आई बात? देखो, कहां 80 रुपए का गुड, मतलब कॉस्ट 80 रुपए थी, अगर हम प्राइस देखें तो 100 रुपए का था। कहां 100 रुपए का गुड और 120 रुपए में कंज्यूमर को जाके मिल रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं 20 रुपए कंज्यूमर के एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो इन्हीं मिडिल मैन को कंज्यूमर हटा लेता है ताकि उसको गुड सस्ते में मिल जाए। अब वो चाहे तो डायरेक्ट होलसेलर से जाकर गुड्स खरीद लेगा, तो उसको 110 रुपए का एक गुड मिल जाएगा, या फिर वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही खरीद लेगा जाके, तो उसको गुड 100 रुपए में मिल जाएगा आराम से। तो यानी कि इसी को बोला गया है मिडिल मैन को हटाना। मिडिल मैन को हटाना ही इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है, एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन। फिर आता है इंश्योरिंग द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स। जो कंज्यूमर हैं उनको कांस्टेंट सप्लाई मिल सके गुड्स की, अच्छे क्वालिटी के गुड्स की उनको सप्लाई कॉन्स्टेंटली मिल सके, लगातार मिलती रहे, इसको भी इंश्योर करता है। यानी कि इसका यही ऑब्जेक्टिव रहता है। पहला, मिडिल मैन को बीच में से हटाना, डायरेक्ट कंज्यूमर को होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से गुड्स दिलवाना, ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, उनको कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहे गुड्स की, यानी कि कभी आज दे रहे हैं गुड्स और 1 महीने बाद बोले भाई हम गुड्स आपको सप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज को इंश्योर करता है कि उसको लगातार गुड्स मिलता रहे कंज्यूमर को। ये 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के। फिर बात करते हैं सर इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है परचेजिंग गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और होलसेलर। यानी कि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये क्या करती है, गुड्स परचेज करती है डायरेक्ट होलसेलर से या फिर
मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोड्यूसर से, ठीक है। देन इसका सेकंड फंक्शन होता है सेलिंग गुड टू द मेंबर। देखो मैंने सेकंड आपको पहले ही बोल दिया, गुड्स बेचा अपने मेंबर को, सेकंड फंक्शन होता है इसका, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स। जो पहला आता है नॉन मेंबर कैन ऑल्सो बाय द गुड्स, यानी कि जो लोग इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नहीं है ना, वो भी गुड्स खरीद सकते हैं। ये इसके दूसरा फीचर में आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स आर गिवन प्रायोरिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। लेकिन हाँ, इस बात में आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो मेंबर नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो गुड खरीदना चाह रहे हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उन लोगों से पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को। पहले मेंबर्स को गुड्स बेचा जाएगा, अगर कुछ बच गया तब जाके नॉन मेंबर्स को भी गुड्स दिया जाएगा। दैट इज इसका सेकंड अदर फीचर्स वाला पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम है सर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके क्रिएटर कौन होते हैं? इसके क्रिएटर, साफ सी बात है, इसके नेम से पता लग रहा है इसके क्रिएटर कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स। कैसे प्रोड्यूसर्स? जो अपना गुड्स अच्छे प्राइस पर बेचना चाहते हैं और जो कॉन्स्टेंटली मटेरियल की सप्लाई पाना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली मटेरियल मतलब कि गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए। एज यू नो भाई, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो भाई प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल चाहिए अच्छे कॉस्ट पर, यानी कि कॉस्ट उनकी कम आए उसको खरीदने में। तो वो लोग ही इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं और इसके थ्रू अपनी मटेरियल की जो नीड होती है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसको यहां से ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, उनको अपने गुड्स बेचने में कोई दिक्कत आती है तो वो भी यहाँ पे अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के अपने गुड्स बेच सकते हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव आता है प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन द सेल ऑफ गुड्स। और मैंने आपको बोला, क्या बोला यहाँ पे भाई, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई क्यों जाती है? ताकि पहली बात तो ये कि मटेरियल मिल सके गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरी बात ये कि जो गुड्स बना लिए हैं उसको सेल करा जा सके, ठीक है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इनकी बेसिक फंक्शंस। असिस्टिंग मेंबर्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग। मेंबर्स को ये असिस्ट करता है कि वो मटेरियल परचेज करें और गुड्स बना के बेचें और अपना प्रॉफिट जो होता है वो अपना शेयर ले ले हमसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है। देन इसका जो अदर फीचर में जो पॉइंट आता है उसका नाम है भाई रिलीव प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अदर बर्डन सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ये प्रोड्यूसर्स को एकदम रिलीफ प्रोवाइड करता है। रिलीफ मतलब कि प्रोड्यूसर्स को इस बात से बिल्कुल ही मुक्त कर देता है, इस बात की टेंशन से कि उनको मतलब कि ये सोचना नहीं पड़ता कि भाई मटेरियल कहां से आएगा, कितने कॉस्ट में आएगा, मेरे को कितनी महंगी पड़ जाएगी ये प्रोडक्शन। ये सब टेंशन उसको लेने ही नहीं देता है, क्योंकि सारी टेंशन कौन लेता है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और उसको खाली इस बात के लिए लायक बनाता है कि वो सारी टेंशन भूल के प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करे, ताकि अच्छे से अच्छा गुड्स वो प्रोड्यूस कर सके और अच्छे से अच्छे प्राइस पर बेच सके। इसी बात पे इसका जो है ये लास्ट वाला फीचर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसका नाम है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, इसके क्रिएटर कौन होते हैं? सर इसके क्रिएटर वो लोग होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना गुड अच्छे प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इनमें वही लोग आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर होते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पर गुड्स को बेचने के लिए मार्केटिंग सोसाइटीज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके क्रिएटर कौन होते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या होती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें पहला पॉइंट आता है हमारे पास प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स। अब मैंने आपको बोला गुड्स को अच्छे प्रॉफिट पर बेचने के लिए ही ये सोसाइटी बनाई जाती है, तो इसकी साफ सी बात, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा? एक ऐसा मार्केट प्रोवाइड करना जहां पर अच्छा प्राइस मिल सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। दैट इज इसका पहला ऑब्जेक्टिव। तो अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडलमैन। मिडलमैन कौन होता है? जो मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर के बीच में जितने भी लोग आते हैं ना, सब मिडलमैन होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर को गुड बेचना है तो वो होलसेलर को बेचेगा,
होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। तो होलसेलर और रिटेलर ने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया उसके अंदर, 20 रुपए उनके बन गए दोनों के प्रॉफिट मिला के। तो ये 20 रुपए तक बन गए उनके प्रॉफिट, तो साफ सी बात है गुड्स का जो प्राइस था वो बढ़ गया होगा। 100 रुपए का गुड था पहले, अब 120 हो गया होगा। तो अब क्योंकि कंज्यूमर भाई महंगा गुड तो खरीद नहीं सकता, ठीक है, तो क्या करेगा, उसी गुड की क्वालिटी में कोई और गुड देखेगा अच्छे सस्ते प्राइस पर, तो उसको एक गुड मिल रहा है 110 रुपए का, तो वो वाला खरीद लेगा। तो ये जो मैन्युफैक्चर था जिसका गुड 120 में बिक रहा था, उसका तो भाई पैसों की बर्बादी हो गई, उसका तो गुड्स बेकार हो गए, कोई खरीद ही नहीं रहा उसके गुड को, क्योंकि होलसेलर और रिटेलर ने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया इसके अंदर। तो कोई क्यों खरीदेगा उनके गुड को, भाई वो तो महंगा हो चुका है गुड, प्रॉफिट जोड़ते ही, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपने गुड को डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने की सोचता है कि मेरे को जो है अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए और कंज्यूमर के पास मेरा गुड बिक भी जाए। तो यही भाई इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है कि क्या करता है, रिलीफ दे देता है प्रोड्यूसर्स को कि भाई उनको मिडिल मैन से कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं रहेगी, उनके गुड डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाके बिकेंगे। समझ आई बात। अब बात करते हैं इसके बेसिक फंक्शन की। इसमें पहला पॉइंट आता है कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम द मेंबर्स। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने गुड्स प्रोड्यूस करे, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूं मैं खाली, यानी जो इसके मेंबर हैं, उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस करे, वो गुड अपना क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाके जमा करवा देंगे। यही पहला पॉइंट है। क्या करता है, प्रोड्यूसर से गुड्स कलेक्ट कर लेता है और जो गुड उन्होंने कलेक्ट करे हुए हैं उसको जाके बेच देता है। डेट इज दो फंक्शन होते हैं इसके, एक तो गुड्स कलेक्ट करेगा प्रोड्यूसर से, दूसरा उन्हीं गुड्स को जाके मार्केट में जाके बेच देगा। दो फंक्शन हो गए इसके। अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की। इसमें पहला पॉइंट आता है इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ बार्गेनिंग एंड आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स। यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को जाके बेच रहे हैं गुड, तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो बार्गेनिंग पावर भी उनकी बढ़ जाएगी और साथ में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करवाता है। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड वाले फीचर की। सेकंड फीचर क्या कहता है भाई, इट हेल्प्स इन मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकिंग एंड मार्केट रिसर्च फॉर दी मेंबर्स। कहने का मतलब क्या है कि लाइक जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, वेयर हाउसिंग और वगैरह वगैरह जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटीज ये परफॉर्म करता है ताकि गुड्स बेचा जा सके। समझ आ रही बात। किसी भी गुड को बेचने के लिए भाई कौन कौन सी एक्टिविटी करी जाती है, पहला तो यही है कि उसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है, मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री से लेकर जहां मार्केट है वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करा, वहां पर उसको स्टोर करा यानी कि वेयर हाउस, फिर वहां पर उसकी पैकिंग वैकिंग अच्छे से करी ताकि उसको मार्केट में अच्छे तरीके से बेचा जा सके, अच्छे दाम पर बेचा जा सके। तो ये सारी एक्टिविटीज भी भाई कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी परफॉर्म करती है प्रोड्यूसर्स के गुड्स को मार्केट में अच्छे प्राइस पर बेचने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसके फीचर्स भी खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसका नाम है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अब इसके क्रिएटर कौन होते हैं, आम लोग यानी कि जर्नल पर्संस। अब ये जर्नल पर्संस कौन है सर, ये ऐसे पर्संस होते हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है लेकिन वो फिर भी अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। तो ये इसके अंदर वही लोग आते हैं, वही लोग मिलकर इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को क्रिएट करते हैं ताकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बाद भी वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। अब बात कर लेते हैं भाई इसके ऑब्जेक्टिव की। इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा टू हेल्प द मेंबर्स फील फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लैंडर्स। अब देखो, जो ये जनरल पर्सन्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनको अपने ड्रीम्स भी पूरे करने होते हैं, तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, मनी लैंडर्स से जाकर लोन लेते हैं। सिंपल सी बात। अब लोन लेते हैं तो जो मनी लैंडर्स होते हैं वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलते हैं उन लोगों से। अब वो लोग क्या होते हैं भाई, पैसे दे नहीं पाते, चुका नहीं पाते, जो लोन थी वो अमाउंट वापस नहीं कर पाते हैं। तो मनी लेंडर्स क्या करते हैं, उनको हर तरीके से उनको परेशान करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, पैसे नहीं देते हैं इस वजह से। ठीक है, तो इसी सब की वजह से, इसी सब चीजों से बचाने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का निर्माण या उसको फॉर्म करा जाता है ताकि कोई भी पर्सन जो है एक्सप्लॉइट ना हो सके मनी लेंडर्स के द्वारा। तो ये हो गया इसका पहला ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, दैट इज टू एनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग इन द मेंबर्स।
यानी कि जो मेंबर्स होते हैं इस सोसाइटी के, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के, इनके जो मेंबर्स होते हैं इनके अंदर सेविंग करने की हैबिट को एनकरेज करना भी इनका ऑब्जेक्टिव रहता है, ताकि ये लोग खुद ही अपना पैसा बचाएं और खुद ही अपने ड्रीम्स को उन्हीं सेविंग्स की मदद से पूरा कर सके। तो ये इसका हो गया सेकंड ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं इसके बेसिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमारा जो आता है बेसिक फंक्शन, पहला होता है भाई डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है ये अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ताकि बाद में उनको लोन के रूप में दे सके वही अमाउंट, ठीक है। अब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन इजी टर्म्स। यानी कि पहला डिपॉजिट एक्सेप्ट करा, अब दूसरा लोन्स प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई ज्यादा नहीं और ना ही कोई इतना कम नहीं, कि मतलब जितना होना चाहिए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये उनको लोन प्रोवाइड करती है। ये हो गया सेकंड इसका फंक्शन। पहला क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करा मेंबर से, उन्हीं मेंबर्स को लोन के रूप में वो डिपॉजिट दे दिया और उनसे इंटरेस्ट भी ले लिया। तो ये हो गए इसके दो फंक्शन। अब इसके बाद करते हैं अदर फीचर्स। तो इसके अदर फीचर कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट आता है भाई कि ये जो सोसाइटी है क्या करती है, इसका 3 सोर्सेस होते हैं फंड इकट्ठा करने के। अब कौन कौन से सोर्स होते हैं फंड इकट्ठा करने के और ये क्यों फंड इकट्ठा करते हैं। तो पहली बात तो ये फंड इकट्ठा इसलिए करते हैं ताकि अपने मेंबर्स को, यानी कि जो इसके मेंबर हैं और जो इसके मेंबर नहीं हैं उनको भी लोन दे सके और उनसे उस अमाउंट पर इंटरेस्ट वसूल सके, ठीक है। तो अब फंड इकट्ठा कहां से करते हैं, ये पहला आता है इसके पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर देते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं कैपिटल के रूप में, ठीक है। दूसरा अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब डिपॉजिट और शेयर कैपिटल दोनों अलग अलग चीज है भाई। जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो आप लोग, वही डिपॉजिट की बात यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। और अपने मेंबर से उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट करा और नॉन मेंबर्स जो इसके मेंबर नहीं हैं उनसे भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये 3 जगह से इनके फंड आते हैं। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि भाई नॉन मेंबर्स को भी लोन दे देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसका नाम है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। इसको क्रिएट कौन करता है, तो इसके क्रिएटर होते हैं स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स मतलब कि ऐसे फार्मर्स जो इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो फार्मिंग एक्टिविटी को कर सके, वही लोग इस सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव रहता है अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कम से कम कॉस्ट लाना और साथ में एंड हायर प्रोडक्टिविटी एंड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि इसके अंदर सारे पुअर जो फार्मर्स होते हैं तो सब अपना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बना के रखना चाहते हैं, यानी कि कम से कम कॉस्ट लगाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, ठीक है। अब इसके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं सर, बेसिक फंक्शन में आता है हमारा एनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसका जो भाई फंक्शन रहता है कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेज करना, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सबका साथ सबका विकास। ये पॉलिटिकल स्लोगन भले ही हो लेकिन यहां पर हमारा काम आ जाएगा इसमें, यानी कि सारे फार्मर्स को साथ लेकर फार्मिंग करना, या इसी को बोला गया कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेज करता है ये, ठीक है। और साथ में क्या प्रोवाइड करता है, उनको बेटर क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजर्स देता है और अच्छे अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करता है फार्मिंग करने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, सभी फार्मर्स का साथ होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी, अच्छे वाले सीड्स लगाए जाएंगे, अच्छे वाले इक्विपमेंट्स का यूज करा जाएगा, अच्छे वाले फर्टिलाइजर्स का यूज करा जाएगा, तो अच्छी वाली प्रोडक्शन भी होगी। ये हो गया इसका बेसिक फंक्शन। अब इसके अदर फीचर्स कौन कौन से हैं। These societies play a significant role in getting the members rid of the drawback of small scale farming। अब मैंने आपको बताया कि भाई इसके मेंबर कौन होते हैं, सर फार्मर्स होते हैं जो इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो प्रोडक्शन कर सके, तो वो लोग इसका मेंबर आके बन जाते हैं। अब वो लोग इसका मेंबर बन जाते हैं तो उनको टेंशन उनकी खत्म हो जाती है। कैसी टेंशन
कि मेरे पास पैसे कम है, मैं प्रोडक्शन कैसे करूंगा। ये वाली सारी टेंशन जो है ये सोसाइटी एकदम खत्म कर देती है, क्योंकि इसके अंदर सभी साथ मिलकर पैसे लगाते हैं और साथ मिलकर ही फार्मिंग करते हैं। तो सब थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाएंगे, तो सब थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के एक अच्छी खासी फसल को तैयार कर लेंगे। मतलब किसी को टेंशन नहीं रहेगी किसी फार्मर को कि मेरे पास पैसे कम है, मैं कैसे फार्मिंग करूंगा। तो यही होता है सोसाइटी का अदर फीचर कि ये क्या करता है, किसी को टेंशन नहीं लेने देता है कि उसका पैसे कम है, प्रोडक्शन कैसे करेगा। सबसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेता है और साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। दैट इज इसका अदर फीचर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसका नाम है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसके क्रिएटर कौन होते हैं? इसके क्रिएटर होते हैं भाई जर्नल पर्संस। अब जर्नल पर्संस कौन लोग? जर्नल पर्संस का मतलब है कि ऐसे लोग जिनका सपना होता है कि काश एक हाउस होता मेरे पास, लेकिन उनकी इनकम बहुत ही कम होती है। तो वही लोग क्या करते हैं, मिलकर इस सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, जिसका नाम होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल हाउसेस और प्लॉट टू द मेंबर्स। जो भी इस सोसाइटी का मेंबर बन गया आके उसको रेजिडेंशियल हाउस प्रोवाइड करना, या फिर उसकी जगह पे कोई छोटा सा प्लॉट प्रोवाइड कर देना जिसके ऊपर मेंबर्स खुद ही हाउस बना ले। ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं इसके बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं। सर इसके बेसिक फंक्शन की बात करें तो इसका तो पहला फंक्शन आता है परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड। किसी भी लैंड को परचेज करना और उसको डेवलप करना इनका पहला फंक्शन होता है। अब डेवलप करने का मतलब है उसको इस लायक बनाना कि उस पर जो है हाउस बनाया जा सके अच्छे से। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन क्या आता है इसका? भाई दूसरा फंक्शन कहता है कि जो भी इन्होंने लैंड परचेज करी है उसके ऊपर हाउस बनाना, ठीक है, और फिर अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर देना, या फिर वो लैंड थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उसमें से अपने मेंबर्स को दे देना ताकि वो उस पर हाउस बना के रह सके और अपना ड्रीम पूरा कर सके। तो ये दो फंक्शन है। पहला क्या, लैंड परचेज करी या फिर उस पर हाउस बना लिया, मतलब कोई पुरानी लैंड थी इनके पास उस पर हाउस बना लिया, ठीक है, और फिर अपने मेंबर्स को दे दिया। ठीक है, अब ये क्या फ्री में देते हैं हाउस? नहीं भाई, फ्री में हाउस नहीं देते ये लोग क्या करते हैं, आपको हाउस तो दे देंगे, जो इसके मेंबर होते हैं उसको हाउस तो दे देंगे, लेकिन उनसे जो है इंस्टॉलमेंट में, इजी इंस्टॉलमेंट में पैसे लेंगे। यानी कि इकट्ठे लेंगे, इजी इंस्टॉलमेंट यानी कि थोड़े थोड़े करके उनसे पैसे लेंगे। फ्री का कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की। तो इसमें आता है हमारा पहला पॉइंट, दी सोसाइटीज आर जनरली एस्टैब्लिश्ड इन दी बिग सिटीज एंड गेट लैंड एट कंसेशनल रेट। अब ये जो सोसाइटी होती है कोई विलेज एरिया में नहीं बनाई जाती है, ये सोसाइटी बनाई जाती है बिग सिटीज के अंदर, जहां पे इनको कंसेशनल रेट यानी कि अच्छे रेट पर लैंड मिल जाएगा, वहीं पर ये सोसाइटी फॉर्म करी जाती है। लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई वगैरह जो बड़ी सिटीज होती हैं, कोई छोटी मोटी सिटीज नहीं, बड़ी सिटीज में ये सोसाइटी फॉर्म करी जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटीज जनरली प्रोवाइड ऑल दी मॉडर्न फैसिलिटीज इन देयर हाउसेज एंड इवन ग्रांट लोन एट लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो सोसाइटी होती है सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, यानी कि जो ये हाउस देगी अपने मेंबर्स को, उस हाउस के अंदर ये सारी फैसिलिटी भी देगी ताकि वो अच्छे से अपना जीवन उसमें बिता सके। ठीक है, और दूसरा अपने मेंबर्स को ये लोन भी देती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने मेंबर्स को लोन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हो गया इसके अदर फीचर्स। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ आया होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे टाइप समझ आए होंगे। भाई अगर टाइप सारे समझ आ चुके हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी इनेबल कर लो ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो देख सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे अमित राय क्लासेस। धन्यवाद, कैच यू सून।